यहाँ पर हम थ्री फेज लोको के कुछ डेटा के बारे में हम देखते हैं। थ्री फेज लोको में क्या क्या डेटा बताया गया है, जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं जैसे एबीबी लोको है, तो एबीबी लोको के बारे में देखते हैं। सीरीज नंबर WAP5, तो 5 का 30,000 से स्टार्ट है WAP5 का, तो 5 से हम याद रख सकते हैं। हम यहाँ पर 30,000 पूरा जीरो है पर WAP5 में। और WAP7 के अंदर 30,201, ये सीरीज नंबर है 30,201। और WAG9 का है 31,000 सीरीज नंबर। तो WAG9 है, 9 सबसे ज़्यादा तो 31,000 हो रहा है। WAP7 है तो बीच में आ गया 30,201। WAP5 है तो 30,000। एक्सल संरचना की बात करें, WAP5 में जो एक्सल संरचना है वो बोबो टाइप की है, जबकि WAP7 और WAG9 में कोको टाइप की है। बफर से बफर लंबाई की बात करें, WAP5 में बफर से बफर लंबाई है 18,162 mm और WAP7 में 20,562 है, और इसमें 20,562 mm है WAG9 में भी 18,162 है WAP5 में। कुल वजन की बात करें 78 टन है WAP5 में, WAP7 के अंदर 123 टन है और WAG9 के अंदर भी 123 टन है। बैटरी वोल्टेज की बात करें तो तीनों के अंदर 110 वोल्ट है बैटरी वोल्टेज। ट्रैक्शन मोटर पावर की बात करें तो 2180 वोल्ट है। ट्रैक्शन मोटर पावर सप्लाई 2180 वोल्ट है WAP5 के अंदर। WAP7 और WAP9 के अंदर भी, WAG9 के अंदर भी ट्रैक्शन मोटर पावर सप्लाई 2180 वोल्ट है। पावर कन्वर्टर की संख्या सब में दो हैं। ट्रैक्शन मोटर का पावर हम देखें 1563 HP है WAP5 के अंदर, इसमें 1156 है WAG9 और WAP7 के अंदर। अट्रैक्टिव एफर्ट की बात करें 258 किलो टन है, इसमें WAP7 के अंदर 322.6 किलो टन है और WAG9 के अंदर 458 किलो टन है, क्योंकि ये मालगाड़ी को खींचता है। और उसके बाद में ब्रेकिंग एफर्ट की बात करें 160 किलो वोल्ट है ट्रैक्टिव एफर्ट है किलो, और इसमें 182 किलो वोल्ट है और इसमें 260 किलो वोल्ट है। तो WAG9 के अंदर ब्रेकिंग एफर्ट भी ज़्यादा है, 260 है, इसमें 160 ही है। फिर पार्किंग ब्रेक की बात करें 1458 चक्का नंबर पर पार्किंग ब्रेक लगे हुए हैं। WAP7 के अंदर 26711 पर है और WAG9 के अंदर है वो 26711 पर है। हॉर्स पावर की बात करें 5442 हॉर्स पावर है इसका, एक WAP7 का 6120 है, WAG9 का भी 6120 हॉर्स पावर है। गति की बात करें 160 kmph है WAP5 की, WAP7 की है 130 और WAG9 की है 100 kmph। तो WAP5 की स्पीड 160 kmph काफ़ी ज़्यादा है। फिर हम देखें WAM4 है, ये WAG5 है और ये WAG7 है और WAP107 है। तो सीरीज हम बात कर सकते हैं WAP4 है या क्या है, जो भी है WAM4 है, WAG5 है। भार टन की बात करें 3600 हॉर्स पावर 3640 ही छोड़ देते हैं। ट्रैक्टिव एफर्ट है, टी रेटिंग है, गति दे रखी है यहाँ पर 120। तो ये डेटा हम छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, EMC और EPC बेच करने की सावधानी व तरीका क्या है। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, EMC कॉन्ट्रैक्टर और EPC बेच करने की सावधानी क्या है और उनका तरीका क्या है। पहले हम देखते हैं EMC को वेज करने की सावधानी क्या है। EMC वेज करने की सावधानी और तरीका में हम देखें, सबसे पहले तरीका हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें DJ को ओपन करना है। DJ ओपन, पेंटो नीचे, बैटरी ऑफ करेंगे जब भी हम
वेज करते हैं कॉन्टैक्टर को, ईपीसी या ईएमसी जो भी है, तो डीजे ओपन, पेंटो नीचे, बैटरी ऑफ करेंगे। किसी भी कॉन्टैक्टर को वेज करने से पहले उसके मोबाइल जो को 2-3 बार दबा करके देख लेना है। तो हमें क्या करना है, उसका जो मोबाइल जा है उस मोबाइल जो को 2-3 बार दबा करके ऑपरेट करके देख लेना है, क्योंकि मोबाइल जो में कुछ ख़राबी हो सकती है, वो सही हो जाएगी मोबाइल जो को दबाने से। तीसरे नंबर पर हमें बैटरी सप्लाई के तार सही प्रकार से लगे होने चाहिए, वो हमें चेक कर लेना है कि बैटरी सप्लाई के तार उसके सही प्रकार से लगे हैं या नहीं लगे हैं, वो चेक करना है। चौथे नंबर पर स्विच का सामान्य अवस्था पर होना चेक कर लेना है। स्विच हमारा किस पर होना चाहिए, सामान्य अवस्था पर होना चेक कर लेना है। पांचवी में क्या करना है, कॉन्टैक्टर वेज करने के बाद, ये तो कॉन्टैक्टर वेज करने से पहले है, डीजे ओपन, पेंटो नीचे, बैटरी ऑफ, मोबाइल जो को 2-3 बार ऑपरेट करके देख लेना है। बैटरी सप्लाई के तार सही प्रकार से लगे होने चाहिए। स्विच का सामान्य अवस्था पर होना चेक कर लेना है, सुनिश्चित करें। कॉन्टैक्टर वेज करने के बाद यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आर्मेचर पूरी तरह ऑपरेट हुआ है। पावर सप्लाई के कॉन्टैक्टर क्लोज हो गए हैं, यानी कॉन्टैक्टर जब वेज कर लिया है तो हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पावर सप्लाई के कॉन्टैक्टर हैं वो क्लोज हो गए हैं और आर्मेचर पूरी तरीके से ऑपरेट हुआ है। एक समय में अधिकतम 2 ईएमसी ही वेज किए जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ही एक समय में वेज किए जा सकते हैं। एक समय में C105, C106, C107 में से किसी एक को ही वेज करना है। जो 105, 106 और 107 है उनमें से किसी एक को ही हमें एक समय में वेज करना है। C118 को वेज करना सख्त मना है। तो ये हमारे 8 पॉइंट हैं। कौन कौन से 8 पॉइंट हैं? सबसे पहले हम डीजे ओपन, पेंटो नीचे, बैटरी ऑफ करेंगे। मोबाइल जो को 2-3 बार ऑपरेट करके देख लेना है। बैटरी सप्लाई के तार सही प्रकार से लगे होने चाहिए। स्विच का सामान्य अवस्था पर होना चाहिए। कॉन्टैक्टर वेज करने के बाद में आर्मेचर पूरी तरीके से ऑपरेट हुआ है वह चेक कर लें। पावर सप्लाई के कॉन्टैक्टर क्लोज होने चाहिए। एक समय में 2 ईएमसी ही वेज कर सकते हैं। C105, C106 और C107 में से किसी एक को ही वेज करना है। C118 को वेज करना सख्त मना है। अब ईपीसी वेज करने की सावधानी, ये तो होगी ईएमसी वेज करने की सावधानियाँ। अब देखते हैं ईपीसी वेज करने की सावधानियाँ क्या है। ईपीसी वेज करने की सावधानी, तो ईपीसी को जब भी वेज करते हैं तो एचटीसी में जाने से पहले, तो ईपीसी के लिए हम किस में जाएंगे, ईपीसी, तो एचटीसी, तो पी ईपीसी का कनेक्शन किससे है, एचटीसी से। ये हमें ध्यान रखना कि ईपीसी वेज करना है तो हमें एचटीसी में जाना होगा। तो एचटीसी में जाने से पहले हमें क्या करना होगा, एचटीसी में जाने से पहले हमें लोगों को ग्राउंड करना चाहिए, क्योंकि हाई टेंशन सप्लाई वहाँ पर होती है, हाई पावर होती है। वेज करने से पहले इसके ईपी बल्ब के स्पेंडल, जैसे वहाँ पर मोबाइल जो को दबाते हैं ईएमसी में, उसी तरीके से यहाँ पर ईपी बल्ब का जो स्पेंडल है उसको 2-3 बार दबा करके देखना है। ईपी बल्ब का न्यूमेटिक कंट्रोल कॉक बंद करें। तो ईपी बल्ब का जो क्या है, ईपी बल्ब का जो न्यूमेटिक कंट्रोल कॉक है वो हमें बंद करना है। ईपी बल्ब का ढक्कन खोलें और उसके अंदर 1 या 2 सिक्के डाल करके इस कवर को दोबारा फिट कर दें। तो ईपीसी को वेज करने की जो विधि है उसमें ईपी बल्ब का जो न्यूमेटिक कंट्रोल कॉक है बंद कर देते हैं। ईपी बल्ब का ढक्कन खोल करके उसमें 1 या 2 रुपये का सिक्का जो भी है हमारे पास में 5 रुपये का है वो डाल देते हैं। उसके बाद में ढक्कन को फिट कर देते हैं। ईपी बल्ब का न्यूमेटिक कंट्रोल कॉक खोल दें। जैसे पहले हमने न्यूमेटिक कंट्रोल को यहाँ पर ओपन किया था, फिर सिक्का डाल दिया, फिर उस न्यूमेटिक कंट्रोल कॉक को खोल देंगे हम। कॉन्टैक्टर का क्लोज होना सुनिश्चित करें, क्योंकि कॉन्टैक्टर क्लोज होना चाहिए। लॉकों को अनग्राउंड करके सामान्य गाड़ी से कार्य हमें करना है। तो इसमें हमारे 7 पॉइंट हैं। क्या है 7 पॉइंट? सबसे पहले एचटीसी में जाने के लिए हमें लोगो ग्राउंड करना होगा। वेज करने से पहले ईपी बल्ब के स्पेंडल हैं उसको 3 बार दबा करके देखना है, 2-3 बार दबा करके देखना है। ईपी बल्ब का न्यूमेटिक कंट्रोल कॉक बंद करना है, फिर उसमें सिक्का डालना है, फिर कंट्रोल कॉक खोल देना है। कॉन्टैक्टर का क्लोज होना हमें चेक करना है। लोगों को अनग्राउंड करके सामान्य कार्य करना है, जैसे भी हम कार्य करते हैं। अब इसमें हमारी क्या रह गई, सावधानियाँ। तो ये हमारा हो गया ईपीसी, हो गया ईएमसी, हो गया। अब हम देखते हैं
फ्यूज बदलने का तरीका क्या है? फ्यूज बदलने का तरीका, तो फ्यूज बदलने का तरीका भी एक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो फ्यूज बदलने के तरीके हम देखते हैं। सर्वप्रथम डीजे ओपन पेंटो नीचे बैटरी एच को 0 पर रखें, यानी बैटरी ऑफ। डीजे ओपन पेंटो नीचे बैटरी ऑफ। फिर ख़राब फ्यूज को हम सॉकेट से निकालेंगे, जो भी हमारे पास में ख़राब फ्यूज है उसको सॉकेट से निकालेंगे। फिर जब फ्यूज को सॉकेट से निकाल लेते हैं तो फ्यूज को चेक करने के लिए हमें एच को 1 पर रखना होगा। एच को 1 पर करेंगे। फ्यूज को ECC पर टेस्ट करेंगे, क्योंकि सप्लाई तभी जाएगी टेस्ट करने के लिए। यदि LECC जल रहा है तो फ्यूज सही है, और नहीं जल रहा है तो फ्यूज मेल्ट है। उसी क्षमता का स्पेयर फ्यूज लेंगे। तो हमें क्या करना है, उसी क्षमता का स्पेयर फ्यूज लेंगे और उसे भी ECC पर टेस्टिंग या जांच करेंगे। अब जांच हो गया है, सही है फ्यूज। फिर एच को हमें क्या करना है, 0 पर करना है। एच को 0 पर कर देंगे, फिर फ्यूज को सॉकेट में लगा देंगे। अच्छे फ्यूज को सॉकेट में रखें और वापस ठीक से कस देंगे। फिर एच को 1 पर रखेंगे, लॉक को पुनः चालू कर देंगे। अब क्या होता है, यदि वह फ्यूज फिर से मेल्ट होता है तो हम क्या करेंगे, डीजे ओपन पेंटो नीचे एच 0 पर। फिर हवा को ऑफ पर करेंगे, जो हमारे पास हवा स्विच है उसको ऑफ पर करेंगे। फिर एच को 1 पर रख करके फ्यूज चेक करेंगे। फिर एच को 0 पर करके फ्यूज बदलेंगे। जब भी फ्यूज बदलते हैं तो एच हमारा 0 पर होना चाहिए। जब भी फ्यूज चेक करते हैं तो एच हमारा 1 पर होना चाहिए। फिर हवा को ऑफ पर ही रखेंगे और एच 1 पर करके लॉक को चालू करेंगे। हवा ऑफ करने पर भी फ्यूज मेल्ट होता है तो हम कह सकते हैं कि फ्यूज काम करेगी। तो यहाँ पर हवा ऑफ करने पर भी फ्यूज मेल्ट होता है, तो यहाँ पर 4 फ्यूज काम करेंगे। कौन कौन से 4 फ्यूज काम करेंगे? CCVA, CCPT, CCDJ और एडिशनल CCVA। तो लॉक को फेल कर देंगे। तो हम ऐसी स्थिति में अगर फ्यूज फिर भी मेल्ट होता है तो लॉक को फेल कर देंगे। यहाँ पर 4 फ्यूज काम करेंगी, CCVA, CCPT, CCDJ और एडिशनल CCVA, यानी दोनों तो बैटरी के और पेंटो का और डीजे का फ्यूज यहाँ पर काम करेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिना पायलट लैंप के काम करने का तरीका, यानी पायलट लैंप फेल हो गए हैं तो कैसे काम करेंगे। तो बिना पायलट लैंप के काम करने का तरीका क्या है? पहला काम है, जब बिना पायलट लैंप के काम करने का तरीका, जब क्या करेंगे, सबसे पहले बिना पायलट लैंप यानी पायलट लैंप नहीं जल रहे हैं तो हमें CCLS को चेक करें। यदि ख़राब है तो बदलें। फ्यूज कैप का ढीला होना, तो फ्यूज कैप ढीला है तो उसको टाइट करें। एक ऑफ कनेक्शन को टाइट करें। एक ऑफ कनेक्शन जो फ्यूज के लिए होते हैं उनको टाइट करके देखना है। अगर सफलता नहीं मिलती है तो बिना पायलट लैंप के ही हम निम्न संकेतों का पालन करते हुए गाड़ी कार्य करेंगे। तो कौन कौन से संकेत हैं जिनका हमें पालन करते हुए गाड़ी कार्य करना है? सबसे पहले, पेंटोग्राफ उठाने से पहले डीजे के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के द्वारा या QV60 एवं Q50 के द्वारा डीजे का खुला होना सुनिश्चित करें, यानी डीजे का ओपन होना सुनिश्चित करें। तो जब भी हम पेंटोग्राफ को उठाना चाह रहे हैं तो पेंटोग्राफ उठाने से पहले जो भी डीजे के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं, डीजे के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के द्वारा या फिर QV60 रिले के द्वारा या फिर Q50 के द्वारा डीजे का खुला होना सुनिश्चित करेंगे। डीजे क्लोज करते समय यूए की निडल हिलती हो तो आर्नो ऑक्सिलरी की आवाज़ सुनेंगे। जैसे हम डीजे क्लोज करेंगे, अब पायलट लैंप तो है नहीं हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे, आर्नो ऑक्सिलरी की आवाज़ सुनेंगे। यूए की निडल हिलती होगी तो आर्नो ऑक्सिलरी की आवाज़ सुनेंगे। 4 सेकंड के अंदर फिर VLR-DJ को प्रेस करेंगे। तो 4 सेकंड के अंदर VLR-DJ को प्रेस कर देंगे, डीजे को ऑन करने के बाद, क्लोज करने के बाद में यूए की निडल पर लगातार नज़र रखेंगे और आर्नो ऑक्सिलरी की आवाज़ पर भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि यूए की निडल से ही हमें डीजे क्लोज के बारे में पता चल रहा है और आर्नो ऑक्सिलरी की आवाज़ पर भी हमें ध्यान रखना है। फिर बैटरी चार्जर पर ध्यान रखें, चार्जर के चार्जिंग करंट पर भी ध्यान रखना है, बैटरी चार्जर पर भी ध्यान रखना है और चार्जर का जो बैटरी चार्ज के लिए जो करंट है उस पर भी हमें ध्यान रखना है। RSI ब्लॉक के टेलटेल फ्यूज की बार बार जांच करते रहना है हमें, जो RSI ब्लॉक में टेलटेल फ्यूज लगे गए हैं। GR के नॉचेज के लिए नॉच रिपीटर पर हमें ध्यान देना है, GR से नॉच लेंगे तो नॉच रिपीटर पर ध्यान देंगे।
गाड़ी को अगले चार्जिंग पॉइंट तक चलाएं। गाड़ी को अगले चार्जिंग पॉइंट तक चलाएं। प्रथम ब्राम पर टीएलसी को सूचित करना है। कहाँ पर सूचित करना है? प्रथम ब्राम पर टीएलसी को सूचित करना, अगले चेंजिंग पॉइंट तक गाड़ी को चलाना है। तो 7 पॉइंट है। यहाँ पर क्या क्या है? सबसे पहले उसको CCLS को चेक करेंगे, ख़राब है तो बदल देंगे, फ्यूज कैप ढीला है तो टाइट करेंगे, ECOG कनेक्शन को टाइट करेंगे। अगर सफलता नहीं मिलती है तो बिना पायलट लैंप के कार्य करेंगे। पेंटोग्राफ उठाने से पहले डीजे के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के द्वारा या रिले QV60 या Q50 के द्वारा डीजे का खुला होना सुनिश्चित करेंगे। डीजे क्लोज समय करते समय अगर UA की निडल हिलती है तो आर्नो ऑक्सिलरी की आवाज़ सुनने और 4 सेकंड के अंदर VLR डीजे प्रेस करेंगे। UA की निडल पर लगातार नज़र रखेंगे। आर्नो ऑक्सिलरी की आवाज़ पर हमें ध्यान रखना है। बैटरी चार्जर पर भी ध्यान रखेंगे। चार्जर के चार्जिंग करंट पर भी ध्यान रखेंगे। RSI में टेलटेल फ्यूज की बार बार जांच करते रहेंगे। GR के नॉचेज के लिए नॉच रिपीटर पर ध्यान रखेंगे और गाड़ी को अगले चेंजिंग पॉइंट तक चलाएंगे और प्रथम ब्राम पर TLC को हम सूचित कर देंगे। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में ग्रेजुएटर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ग्रेजुएटर क्या है? ग्रेजुएटर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो हम देखें, ग्रेजुएटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा मेन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ग्रेजुएटर के इनर रिंग एवं आउटर रिंग के द्वारा CGR 1, 2, 3 कॉन्टैक्टर के द्वारा दो रेजिस्टेंस RGR और RPGR के द्वारा प्राइमरी ट्रांसफार्मर के साथ इलेक्ट्रिकली जोड़ा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा मेन ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसको प्राइमरी ट्रांसफार्मर के साथ में इलेक्ट्रिकली जोड़ा जाता है, जिसके बीच में ग्रेजुएटर के इनर रिंग एवं आउटर रिंग के द्वारा CGR 1, 2, 3 के कॉन्टैक्टर के द्वारा और दो रेजिस्टेंस लगे होते हैं RGR और RPGR के द्वारा प्राइमरी ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा जाता है। अब ग्रेजुएटर की रचना के बारे में बात करते हैं। ग्रेजुएटर की रचना मेन ट्रांसफार्मर पर ही की गई है। मेन ट्रांसफार्मर पर यहाँ पर ग्रेजुएटर की रचना की गई है। मेन ट्रांसफार्मर से टैपिंग निकाल करके इंसुलेटेड कॉन्टैक्ट प्लेट पर इसकी गोल आकार में रचना की गई है। यानी मेन ट्रांसफार्मर से टैपिंग निकालने के लिए या टैपिंग निकाल करके इंसुलेटेड कॉन्टैक्ट प्लेट पर इसकी गोल आकार में रचना की गई है। इस कॉन्टैक्ट के सेगमेंट के आगे का कॉन्टैक्ट प्लेट के आउटर एवं इनर रिंग रखे गए हैं। कॉन्टैक्टर प्लेट के बीच में ड्राइविंग शाफ्ट के द्वारा इंटरमीडिएट गियर रिंग से, तो यहाँ पर कॉन्टैक्टर प्लेट के बीच में ड्राइविंग शाफ्ट होती है। ड्राइविंग शाफ्ट के द्वारा इंटरमीडिएट गियर रिंग से सेलेक्टर आर्म को यहाँ पर घुमाया जाता है और जब यह रोलर संबंधित कॉन्टैक्टर सेगमेंट पर आउटर या इनर रिंग से संबंध जोड़ देते हैं तो इनर रिंग पर सम संख्या के कॉन्टैक्ट सेगमेंट तथा आउटर रिंग पर विषम संख्या के कॉन्टैक्ट सेगमेंट जोड़े गए हैं। GR का शाफ्ट एयर सर्वो मोटर के द्वारा घुमाया जाता है। तो GR का शाफ्ट किसके द्वारा घुमाया जाता है? एयर सर्वो मोटर के द्वारा घुमाया जाता है। SMGR के अंदर हवा का नियंत्रण 2 इलेक्ट्रो वाल्व के द्वारा किया जाता है। तो SMGR के अंदर हवा का नियंत्रण किसके द्वारा करते हैं? 2 इलेक्ट्रो वाल्व के द्वारा करते हैं। V1 के एनर्जाइज होने पर GR के नॉच बढ़ते हैं और V2 के एनर्जाइज होने पर GR के नॉच कम होते हैं। SMGR की रचना इस प्रकार रहती है कि जब सेलेक्टर आर्म घूमता है तो पूर्ण नॉच पर ही रुकता है, नॉच के बीच में ये नहीं रुकता है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाउ ट्रैक्शन मोटर और हिटाची ट्रैक्शन मोटर में अंतर क्या है? तो टाउ ट्रैक्शन मोटर और हिटाची ट्रैक्शन मोटर में देखें हम, टाउ ट्रैक्शन मोटर है WAG5, WAM4 और WAP1 लोकों में लगी है, जबकि हिटाची है WAG5H, WAG7 और WAP4 लोकों में लगे हैं। टाउ ट्रैक्शन मोटर है, इसमें 770 HP की है और हिटाची ट्रैक्शन मोटर है, ये 840 HP की है। टाउ ट्रैक्शन मोटर में गियर रेशियो है 15/62 या 21/58, जबकि हिटाची में गियर रेशियो है 16/65 या 181 18/64, 16/65 या 18/64। और यहाँ पर गियर केस है टाउ में 10 वोल्ट द्वारा बांधी रहती है, जबकि हिटाची में 6 वोल्ट के द्वारा बांधी रहती है।
टाउ ट्रैक्शन मोटर है। सस्पेंशन वाइट मेटल बियरिंग है, ये रोलर बियरिंग होती है इसमें हिटाची में। टाउ में ऑयल लुब्रिकेशन होता है और इसमें हिटाची में ग्रीस लुब्रिकेशन होता है। टाउ में सस्पेंशन बियरिंग, सम्प, पंप एवं विंड पंड लगे हैं, विंग पंड, इसमें कुछ नहीं है। और टाउ में बॉटम इंस्पेक्शन कवर है, जबकि हिटाची में साइड इंस्पेक्शन कवर है। इसमें टाउ में टॉप जंक्शन बॉक्स है और इसमें हिटाची में 2 टॉप जंक्शन बॉक्स हैं। नेक्स्ट हम देखें क्या है माइका आउट और मेटल आउट में अंतर क्या है। माइका आउट और मेटल आउट, तो माइका आउट है ये दोनों प्रकार के लोकोम हो सकता है। मेटल आउट है ये केवल टाउ ट्रैक्शन मोटर लोकोम होता है। और माइका आउट है ट्रैक्शन मोटर इंस्पेक्शन कवर से धुआं आएगा। माइका आउट होगा तो ट्रैक्शन मोटर इंस्पेक्शन कवर से धुआं आएगा, जबकि मेटल आउट में गियर केस के पास से धुआं आएगा। माइका आउट में इसमें कोई आवाज़ नहीं आती है, मेटल आउट में इसमें कर्कश ध्वनि आएगी। माइका आउट में इंस्पेक्शन कवर के पास माइका के सफ़ेद रेशे दिखाई देंगे, जबकि इसमें मेटल आउट में गियर केस के पास में वाइट मेटल के टुकड़े दिखाई देंगे। और माइका आउट में एक्सल बॉक्स गर्म नहीं होता है, मेटल आउट में एक्सल बॉक्स गर्म हो जाता है। माइका आउट में इसमें ट्रैक्शन मोटर सामान्य दिखती है, मेटल आउट में इसमें एक नॉच लेने पर संबंधित मोटर जंप करेगी। और माइका आउट में मोटर को आइसोलेट करके सावधानीपूर्वक सेक्शन क्लियर करेंगे, जबकि मेटल आउट में यदि एक्सल घूम रहा है तो ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट करके तुरंत सेक्शन क्लियर करेंगे। फिर हम देखें माइका जो आउट है इसमें क्यूओपी एनर्जाइज हो सकता है, जबकि मेटल आउट है इसमें क्यूओपी एनर्जाइज नहीं हो सकता। अब बात करते हैं एमपी से नॉच लेने पर लोको नहीं चलता है तो दोष निवारण किस तरीके से किया जाएगा। एमपी से हम नॉच ले रहे हैं और लोको चल नहीं रहा है तो उसका दोष निवारण किस तरीके से करें। सबसे पहले एमपी से नॉच लेते समय लोको नहीं चल रहा है तो दोष निवारण कैसे करेंगे। Q50 एनर्जाइज होना चाहिए लोको चलने के लिए, Q50 एनर्जाइज होना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, J1 एंड J2 है MPG के अनुसार होना चाहिए। CTF 123 ट्रैक्शन साइड में होनी चाहिए। C145 का ओपन होना सुनिश्चित करें, C145 ओपन होना चाहिए। दूसरा हमें क्या करना है, ये 3 काम से Q50 एनर्जाइज हो जाएगा। J1 J2 MPG के अनुसार CTF 123 ट्रैक्शन साइड, C145 का ओपन होना सुनिश्चित करें। Q51 डी एनर्जाइज होना चाहिए। यदि एनर्जाइज है तो QRS का एनर्जाइज होना चाहिए। Q51 हमारी क्या होनी चाहिए, डी एनर्जाइज होनी चाहिए। और यदि Q51 एनर्जाइज है, जैसे Q50 तो एनर्जाइज होनी चाहिए, Q51 डी एनर्जाइज होनी चाहिए। अगर ये एनर्जाइज है तो QRS का एनर्जाइज होना चाहिए। यदि QRS डी एनर्जाइज है तो CCLS फ्यूज व BP सही होने की हमें जांच करना है। तो अगर हमारे जैसे Q51 है वो डी एनर्जाइज होनी चाहिए। यदि वो Q51 एनर्जाइज है तो QRS का एनर्जाइज होना चाहिए। और यदि QRS डी एनर्जाइज है तो CCLS फ्यूज है वो सही होना चाहिए। फिर क्या करना है, Q52 डी एनर्जाइज होनी चाहिए, Q51 डी एनर्जाइज होनी चाहिए, Q52 डी एनर्जाइज होनी चाहिए। यदि एनर्जाइज है तो डीजे ओपन पेंटो नीचे बैटरी ऑफ करके दोबारा 1 पर करेंगे, HVA 0 करके दोबारा 1 पर करके हम काम करेंगे। फिर ZSMS स्विच MP से काम करते समय 1 पर होना चाहिए और ECC से काम करते समय भी 0 पर होना चाहिए। जो ZSMS स्विच है वो MP से काम कर रहे हैं तो 1 पर होना चाहिए और ECC से अगर कार्य कर रहे हैं तो 0 पर होना चाहिए। और SMGR प्रेशर 2.5 kg/cm² से 3.5 kg/cm² होना चाहिए। यदि कम है तो बढ़ाएंगे SMGR का प्रेशर। ZSMGR हैंडल वर्टिकल होना चाहिए, चेक करें।
नॉब ऊपर उठा होना चाहिए। जीआर को 2-3 नॉच मैनुअली लेकर के वापस 0 पर करना है। जीआर का 2-3 नॉच मैनुअली लेना है, उसके बाद में जीआर को 0 पर कर देना है। अब बात करते हैं डीवीआर लेने का तरीका व सावधानियाँ और कब कब डीवीआर नहीं लेना चाहिए। तो डीवीआर लेने का तरीका और सावधानियाँ क्या है, कब कब डीवीआर नहीं लेना चाहिए। तो डीवीआर लेने का तरीका हम देखें, एमपी को 0 पर करेंगे, जीआर 0 पर करेंगे। हमारा एमपी भी 0 पर होना चाहिए और जीआर भी 0 पर होना चाहिए। A9 के द्वारा हल्का सा बीपी ड्रॉप करके लोड बंच कर देंगे। तो हमने क्या करना है, A9 के द्वारा हल्का सा बीपी ड्रॉप करना है, लोड बंच कर देना है। एमपी को 0 से P पर ले जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि LSB लैंप जलकर बुझ गए हैं। जब एमपी को 0 से B पर ले जाएंगे तो हम सुनिश्चित करेंगे कि LSB लैंप जल गया है। एमपी को फिर P से, सबसे पहले एमपी को 0 से P पर ले जाएंगे, फिर P से N पर रखेंगे। उसके बाद में DVR के लिए एक एक करके नॉच बढ़ाएंगे। सबसे पहले एमपी को 0 से P पर, फिर P से N पर, और एमपी को P से N पर रखेंगे। उसके बाद में डीवीआर के लिए एक एक करके नॉच बढ़ाएंगे। एमीटर में 0 से नीचे की तरफ करंट दिखाई देगा, जो कि जनरेटर करंट होगा। जो भी डीवीआर की तरह में मोटर जनरेटर की तरह काम करती है, तो एमीटर में जो करंट है 0 से नीचे की तरफ दिखाएगा, वो जनरेटर करंट कहलाएगा। अब सावधानियाँ, कब कब डीवीआर हमें नहीं लेना चाहिए। पहला, यदि कोई ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट है तो हमें डीवीआर नहीं लेना चाहिए। यदि गाड़ी की गति 15 kmph से कम है तो हमें डीवीआर नहीं लेना चाहिए। यदि HQOP 1 और 2 ऑफ पोजिशन पर हैं तो भी हमें डीवीआर नहीं लेना चाहिए। Q50 रिले वेज है तो डीवीआर नहीं लेना चाहिए। MP फेल है तो डीवीआर नहीं लेना चाहिए। RSI ब्लॉक आइसोलेट है तो डीवीआर नहीं लेना चाहिए। यदि CTF अटकते हैं तो डीवीआर नहीं लेना चाहिए। यदि डीवीआर के समय A9 के द्वारा कंट्रोल करने पर लोको ब्रेक आते हैं तो डीवीआर नहीं लेना चाहिए। MVRF कार्यरत नहीं है तो भी डीवीआर नहीं लेना चाहिए। MVRF कार्यरत नहीं है तो। यदि QE1 और QF1 का टारगेट बार बार गिरता है तो डीवीआर नहीं लेना चाहिए। यदि MP को P पर रखने से LSB की बत्ती लगातार जलती है, MP को P पर रखते हैं तो LSB की बत्ती लगातार जलती है तो भी डीवीआर नहीं लेना चाहिए। डीवीआर में कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं, डीवीआर में ATFEX, C145, QE और QF12 और CTF123 और HWC, ये डीवीआर में लगे उपकरण हैं। कौन कौन से, ATFEX, C145, QE, QF1 and 2, CTF123 एंड HWC। नेक्स्ट हम देखें, ये है हमारे पास में MP और EEC फेल होने पर कार्यवाही या क्या काम किया जाएगा। MP ECC फेल होने पर, MP या ECC फेल होने पर कार्यवाही। सबसे पहले हमें क्या करना है, MP या ECC फेल होने पर कार्यवाही, MP को N पर रखेंगे। एक नॉच लेने के लिए VPP को दबाकर छोड़ देते हैं बढ़ाने के लिए, और एक नॉच कम करने के लिए VPR को दबा करके छोड़ देंगे। MP को हमें N पर रखना है, एक नॉच लेने के लिए VPP को दबाकर छोड़ देंगे, एक नॉच कम करने के लिए VPR को दबा करके छोड़ देंगे। EEC से कार्य करते समय यदि DJ ट्रिप होता है तो DJ क्लोज करने से पहले MP को 0 पर करना है। अगर हम ECC से कार्य करते हैं, ECC से कार्य करते समय DJ ट्रिप हो जाता है तो DJ क्लोज करने से पहले हमारा MP 0 पर होना चाहिए। अब बात करते हैं Q50 रिले बेज करने की सावधानियाँ क्या हैं। तो पूर्व बेज की सावधानियाँ हम देखें, बेज करने से पहले क्या होना चाहिए। Q50 रिले बेज करने से पहले MP 0 पर होना चाहिए, GR 0 पर होना चाहिए। MPG की पोजीशन के अनुसार J1 और J2 हमारे सही स्थिति में होने चाहिए। CTF123 ट्रैक्शन में होना चेक करना है। C145 कॉन्ट्रैक्टर है वो ओपन होना चेक करना है। वेज करने के बाद की सावधानियाँ क्या हैं, वेज करने के बाद की सावधानियाँ हैं कि MPG की पोजीशन के बदलने पर J1 J2 सही दिशा में होना चेक करेंगे। यदि नॉचेज पर DJ ट्रिप होता है तो GR को 0 पर लाने के लिए MP को 0 पर करें। संटिंग से बचेंगे एवं DVR का इस्तेमाल नहीं करना है।
Q50 एनर्जाइज होने की शर्तें क्या हैं? शंटिंग से हम बचेंगे और DVR का इस्तेमाल भी हमें नहीं करना है। वेज करने की समय सावधानियाँ हैं, ना तो शंटिंग करेंगे और ना ही DVR का प्रयोग नहीं करना है। अब Q50 एनर्जाइज होने की शर्तें क्या हैं? Q50 एनर्जाइज होने की शर्तें यहाँ पर दे रखी है कि DJ क्लोज होना चाहिए, MP 0 पर या P पर होना चाहिए, GR 0 पर होना चाहिए, MPG फॉरवर्ड या रिवर्स में होना चाहिए Q50 को एनर्जाइज होना। तो C145 ट्रैक्शन के समय ओपन एवं ब्रेकिंग के समय क्लोज होना चाहिए। तो C145 ट्रैक्शन के समय ओपन होता है और ब्रेकिंग के समय क्लोज रहता है। अब बात करते हैं प्रथम नॉच पर DJ ट्रिप होना, कारण निवारण करना है। प्रथम नॉच पर अगर DJ ट्रिप होता है तो इसका कारण किस तरीके से निवारण किया जाए? तो कारण है MVSI12 QVSI12 में खराबी होना या GR का स्लगिश होना। अगर प्रथम नॉच पर DJ ट्रिप हो रहा है तो MVSI12 या QVSI12 में खराबी आ गई है या GR का स्लगिश हो गया है, तो इसका निवारण कैसे करेंगे? HVSI12 को 3 पर रखेंगे, 1 से लेकर के 3 पर रखेंगे, तो HVSI12 को 3 पर रखेंगे। MVSI12 का काम करना चेक करेंगे। यदि कोई MVSI बंद है तो संबंधित स्विच को 0 पर रख करके दूसरे स्विच को सामान्य करना है। अगर कोई MVSI बंद है तो संबंधित स्विच को 0 पर रख करके दूसरे स्विच को हमें सामान्य रखना है। यदि ऑक्सिलरी काम कर रही है तो खराबी QVSI1 या QVSI2 में हो सकती है। अगर हमारी ऑक्सिलरी काम कर रही है, यदि ऑक्सिलरी काम कर रही है तो खराबी QVSI1 QVSI2 में हो सकती है। बारी बारी से HVSI1 और 2 को 1 पर रखेंगे। जिसको A पर रखने से ट्रिपिंग आती है उसके संबंधित रिले खराब हैं और उसे फिर से 3 पर रख करके दूसरे स्विच को सामान्य हमें करना है। दूसरा है कि मान लीजिए 6 नॉच पर DJ ट्रिप हो रहा है, तो 6 नॉच पर DJ ट्रिप हो रहा है तो इसका कारण क्या है? C105 C106 C107 में से किसी एक, दो या तीनों का क्लोज न होना या उनके NY में खराबी आ गई है। तो इसका निवारण कैसे करेंगे? C105 C106 C107 का क्लोज होना चेक करेंगे, यदि नहीं तो कारणों की जांच करेंगे। आवश्यकता हो तो संबंधित कॉन्टैक्टर को वेज करेंगे। जिस कॉन्टैक्टर को वेज किया गया है उसे संबंधित स्विच को नंबर 3rd पोजीशन पर रखेंगे। और यदि तीनों कॉन्टैक्टर बंद होते हैं इसका मतलब है कि खराबी C105 C106 C107 के NY में है। तो HVMT1 HVMT2 को ऊपर रख कर के कोशिश करना है हमें। यदि अब भी DJ ट्रिप होता है तो खराबी C107 के NY में है और Q118 को वेज करेंगे और सावधानियों का हमें पालन करना है।